Hello everyone, this is Tej Bahadur Singh, and in these video lectures I am discussing the topics related to Administrative Law Part 2, which is provided in LLB course, 3-year LLB course, semester 4. So we were discussing a topic which is provided in Unit 3, and the topic name is Grievance Redressal Mechanism. We have discussed a lot about this topic in the last class, but some portion was left, so we will discuss that portion in this class or in this discussion. Actually we have to सबसे पहले हम कुछ पोर्शन को रिवाइज करते हैं और उसके बाद उसके आगे हम बढ़ते हैं। हमने ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म इन इंडिया देखा था, उसमें हमने ग्रीवांस का मतलब समझा था, जिसका मतलब शिकायत होता है। रिड्रेसल का मतलब क्षतिपूर्ति या किसी उस शिकायत का निवारण, और उससे रिलेटेड जो तंत्र होता है उसे सिस्टम या आप मैकेनिज्म कह लीजिए जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। यहाँ पर शिकायत निवारण तंत्र इसे कहते हैं हिंदी में। इसके अलावा यहाँ पर हम पब्लिक ग्रीवांसेस की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को डिस्कस कर रहे हैं। तो जो भी पब्लिक अथॉरिटीज़ या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ या स्टेट के थ्रू जो भी उनके एक्शंस या बिहेवियर के थ्रू जो भी ग्रीवांसेस क्रिएट होते हैं, पब्लिक उन ग्रीवांसेस को शॉर्ट आउट कराने के लिए गवर्नमेंट से अपनी आवाज़ उठाती है या कंप्लेंट करती है, और गवर्नमेंट कोई ऐसा मैकेनिज्म क्रिएट करते हैं, एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करते हैं ताकि वो शिकायत को दूर किया जा सके। ठीक है, नाउ लेट्स सी, हमने ये भी डिस्कस किया था कि आखिरकार क्या वजह है कि गवर्नमेंट को ही वो प्रॉब्लम्स दूर करनी है। तो हमने ये भी डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट हमारी एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, और ये लायबिलिटी है गवर्नमेंट की कि जो उसकी पॉलिसीज़ या उसके सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है उनको दूर करे। ये गवर्नमेंट की लायबिलिटी, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट एक वेलफेयर गवर्नमेंट है। किस टाइप के ग्रीवांसेस होते हैं, जब हमने इसको डिस्कस किया था तब हमने, आपको याद है, हमने PIL को मेंशन किया था कि PIL से रिलेटेड, ऐसे PIL का हर केस जिसमें गवर्नमेंट को, वैसे तो ग्रीवांसेस प्राइवेट भी हो सकते हैं, किसी कंपनी के थ्रू भी हो सकते हैं। जनरली जब हम ग्रीवांसेस की बात करते हैं, ठीक है, जब भी हम पब्लिक ग्रीवांसेस की बात करते हैं तो दो तरह के हमें ग्रीवांस मिलते हैं। पहले होते हैं पब्लिक, दूसरे होते हैं प्राइवेट। पब्लिक ग्रीवांसेस में क्या होता है कि जो भी पब्लिक ग्रीवांसेस गवर्नमेंट से रिलेटेड या गवर्नमेंट के फंक्शन से रिलेटेड जो लोगों को शिकायत होती है वो पब्लिक ग्रीवांसेस होते हैं। और दूसरे होते हैं इंडस्ट्रियल ग्रीवांसेस, जिसमें क्या होता है, जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर एक एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से जो, या फिर एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय से जो शिकायतें होती हैं, जो ग्रीवांसेस होते हैं, वो उन्हें हम कहते हैं इंडस्ट्रियल ग्रीवांसेस या प्राइवेट ग्रीवांसेस। अब देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में हम पब्लिक ग्रीवांसेस की बात करेंगे, यहाँ पर हम प्राइवेट ग्रीवांसेस की बात नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में हमें एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ को भरना है, स्टेट को देखना है। तो अब बात आती है कि पब्लिक ग्रीवांसेस किस तरह से हो सकते हैं, किस तरीके के हो सकते हैं। वहाँ पर हमने PIL को मेंशन किया था। PIL को मेंशन करने का मतलब ये था कि जो भी ग्रीवांसेस लोगों को पब्लिक गवर्नमेंट से या स्टेट को या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ से होते हैं, उनके अगेंस्ट होते हैं, उनको जो दूर करने का तरीका है, कोर्ट ने एक PIL के थ्रू निकाला, जिसमें लोकस स्टैंडाई के रूल को रिलैक्स किया गया, और ये कहा गया कि केवल एग्रीव्ड पर्सन ही नहीं बल्कि वो पर्सन भी कंप्लेंट फाइल कर सकता है, जो कि, या वो पर्सन भी केस फाइल कर सकता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, जो कि इंटरेस्टेड पर्सन भी हो। ठीक है, इंटरेस्टेड और एग्रीव्ड पर्सन में डिफरेंस होता है। एग्रीव्ड पर्सन इज़ अ डायरेक्ट विक्टिम ऑफ एनी ग्रीवांस, एंड इंटरेस्टेड पर्सन मे बी अ विक्टिम इन फ्यूचर। ओके, सो we have already discussed these things, but revision is important, so we are just doing the revision. And then when we see अब हम अगर देखते हैं कि ग्रीवांस कैसे हो सकते हैं, लोगों को किस किस तरह की शिकायतें हो सकती हैं। PIL को बेसिकली मेंशन करने का रीज़न भी यही था कि ताकि आप ये समझ सकें कि पब्लिक ग्रीवांसेस किस तरह के हो सकते हैं, क्योंकि PIL में जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट केस पड़े हुए हैं वो सारे पब्लिक ग्रीवांसेस से ही रिलेटेड हैं। ओके, सो नाउ वी सी द ग्रीवांसेस, अदर टाइप ऑफ ग्रीवांसेस विच में अराइज फॉर द पब्लिक एंड अगेंस्ट द पब्लिक अथॉरिटीज़। इनको कई पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है फॉर जस्ट द पर्पज़ ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लाइक ग्रीवांसेस अगेंस्ट पॉलिसीज़।
एज यू कैन सी इन द स्क्रीन, ग्रीवांसेस अगेंस्ट पॉलिसीज़ हमने लास्ट क्लास में देखा था कि इसमें क्या होता है कि जो भी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट पॉलिसी, अगर कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसी आ रही है और वो लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल को अफेक्ट कर रही है, तो हो सकता है कि कई सारे मेजॉरिटी ऑफ पीपल को वो पॉलिसी पसंद ना आए और उस पॉलिसी का विरोध करें थ्रू मीडिया और थ्रू लेजिस्लेचर। दैट इज़ कॉल्ड पब्लिक ग्रीवांसेस। ठीक है, ग्रीवांस ड्यू टू मैल एडमिनिस्ट्रेशन। मैल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है और उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर पाने में दिक्कत हो रही है। क्यों दिक्कत हो रही है? ये हो सकता है दो डिपार्टमेंट्स को, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को साथ में मिलकर काम करना पड़े, या फिर ये भी हो सकता है प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर को साथ में मिलकर पार्टिसिपेट करना पड़े, या फिर ये भी हो सकता है कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को साथ में मिलकर काम करना पड़े। ऐसे अगर ऐसी कोई पॉलिसी, कोई भी योजना अगर लागू करनी है सरकार को, तो वहाँ पर दोनों जो डिपार्टमेंट्स हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं, प्राइवेट, गवर्नमेंट, स्टेट, सेंट्रल, ये जो भी हैं, इनमें क्लैशेस आ सकते हैं। ठीक है, और अगर क्लैशेस आए इनमें तो क्या होगा, तब फिर इश्यूज़ क्रिएट होंगे और फाइनली क्या होगा, आप कह सकते हैं इनमें हो सकता है कोऑर्डिनेशन ना हो, या फिर इनमें ये भी हो सकता है इनएफिशिएंसी की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, या फिर जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके एम्प्लॉयज़ पर वर्कलोड इतना ज़्यादा हो कि वो एफिशिएंटली काम ना कर पा रहे हों। इन सारी प्रॉब्लम्स की वजह से एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम होगी। जो भी ग्रीवांस, जो भी उस पॉलिसी से बेनिफिट मिलने वाला होगा लोगों को, वो उन्हें नहीं मिलेगा। तो या फिर मान लीजिए कोई डिपार्टमेंट ही है, वहाँ पर किसी चीज़ का एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपरली नहीं हो पा रहा, दैट विल कम अंडर द मैल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये जब भी होगा, इस पर फाइनली प्रॉब्लम किसको होगी, इवेंचुअली किससे प्रॉब्लम क्रिएट होगी? प्रॉब्लम क्रिएट होगी उस पर्सन को जो कि फाइनली जिसे उसका बेनिफिट मिलने वाला था, यानी कि पब्लिक को। ठीक है, तो पब्लिक इससे रिलेटेड फिर शिकायत करेगी। जब पब्लिक शिकायत करेगी तो वो पब्लिक ग्रीवांस कहा जाएगा। ठीक, इसके अलावा अगर हम देखें करप्शन, ये एक ऐसी चीज़ है जिसे सब लोग जानते हैं। करप्शन इज़ अ बिग पब्लिक ग्रीवांस। ठीक है, इंडिया में बहुत सालों से करप्शन चला आ रहा है। गवर्नमेंट बहुत कोशिश भी करती है कि ये चीज़ किसी तरह कर्टेल हो, बट अभी तक ये चीज़ कम ज़रूर हुई है, बट ये ख़त्म नहीं हुई है, और ये बहुत बड़ा एक पब्लिक ग्रीवांस है इन द डोमेन ऑफ पब्लिक ग्रीवांसेस। ये जो अभी तक तीनों मैंने डिस्कस किए, ये सारे हर एक पर्सन से रिलेटेड थे। रूरल एरियाज़ के ग्रीवांसेस हमने डिस्कस किए थे, जैसे कि जो भी एसेंशियल कमोडिटीज़ होती है, लाइक इलेक्ट्रिसिटी, सीड, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, मेडिसिन, अगर ये अवेलेबल नहीं है गांव के लोगों को इनकी ज़रूरत होती है, और अक्सर देखते हैं ग्रामीण इलाकों में ये चीज़ें नहीं मिलती, या फिर मिलती हैं तो बहुत कम मिलती हैं, मतलब प्रॉपर सप्लाई नहीं है इनकी। तो अगर इस बेसिस पर हम जाएंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से गाँव के लोगों में इस चीज़ को लेकर सरकार से या अथॉरिटीज़ से शिकायत होती है। अब आते हैं कि अगर कुछ चीज़ें मिल भी रही हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इतना खराब है कि उनमें डिले बहुत हो रहा है, जो कि शिकायत पैदा करता है लोगों के मन में, क्योंकि उन्हें चीज़ें समय से नहीं मिल पाती जिनकी उन्हें ज़रूरत होती है। इसके बाद हम आते हैं हरासमेंट पे। हरासमेंट में क्या कहा गया है, कई सारे गांव के लोग ऐसे होते हैं, अक्सर आपने देखा होगा, वो अवेयर कम होते हैं। इस वजह से जब भी किसी पब्लिक अथॉरिटी के पास जाते हैं तो उन्हें बहुत इग्नोर किया जाता है, उन्हें बहुत घुमाया टहलाया जाता है, उन्हें मतलब उनके साथ एक अच्छा बिहेवियर नहीं होता। ठीक है, अगर उन्हें किसी भी तरीके का मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस चाहिए, एग्रीकल्चरल सर्विस चाहिए, तो कहीं कहीं से दे आर जस्ट वो उन्हें ऐसे ट्रीट किया जाता है कि जैसे उन्हें बहुत परेशान किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जब आप अब आते हैं कि क्या मैकेनिज़्म है, ये जो सारे ग्रीवांसेस हैं इनको सॉल्व करने के लिए मैकेनिज़्म क्या है, क्या गवर्नमेंट क्या इसके लिए उपाय कर रही है। ठीक है, तो इस पे अगर हम देखें तो बेसिकली दो नोडल एजेंसीज़ को हमने डिस्कस किया था कि बेसिकली देयर आर टू नोडल एजेंसीज रिलेटेड टू पब्लिक ग्रीवांसेस। पहली है DARPG, स्क्रीन पे आप इसकी फुल फॉर्म देख सकते हैं, दैट इज़ डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवांसेस। ये काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशंस के अंडर। दूसरी है कैबिनेट सेक्रेटरीट। इसके बाद इसका प्राइमरी रोल बताया गया है कि ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स करती है कि गवर्नमेंट, जिससे ताकि ऐसी पोजीशन पे आ जाए ताकि वो एक बेहतर क्वालिटी पब्लिक सर्विसेज दे सके। उसके अलावा ये जो पब्लिक ग्रीवांसेस इसके पास जो भी आते हैं DARPG के पास, ये सारे पब्लिक ग्रीवांसेस को जो भी पब्लिक ग्रीवांस जिस क्षेत्र से रिलेटेड होता है, उस क्षेत्र को वो रिलेटेड पब्लिक ग्रीवांस, मतलब कि उस मिनिस्ट्री को या डिपार्टमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को उस रिलेटेड पब्लिक ग्रीवांस को सेंड कर देती है, और वो जो डिपार्टमेंट्स या मिनिस्ट्री या स्टेट गवर्नमेंट है उसको रिजॉल्व करता है। ठीक है, जब तक रिजॉल्व
नहीं कर देता तब तक वो चलता है। डीपीजी, डीपीजी के बारे में हमने डिस्कस किया था कि ये 1988 में सेटअप किया गया था और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के 16 ऑर्गेनाइजेशंस को देखता है। उसके बाद हमने ये तो दो बेसिक नोडल एजेंसीज़ हैं, दो बेसिक मैकेनिज्म है जो गवर्नमेंट ने प्रॉपरली परमानेंटली इस्टेब्लिश किए हुए हैं पब्लिक ग्रीवांसेस को सेटल करने के लिए, उन्हें शॉर्ट आउट करने के लिए। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसके अलावा अगर हम देखें तो और भी हैं कई सारे पब्लिक ग्रीवांसेस को ख़त्म करने के तरीके, जैसे ओम्बुड्समैन को हमने कंपेयर किया था लोकपाल से कि और उसके बाद हमने ये भी देखा था कि जो ओम्बुड्समैन है वो कॉन्सेप्ट हमें स्वीडन से मिला है। और बेसिकली इंडिया में 3 सेक्टर्स हैं जहाँ पर जैसे कि ओम्बुड्समैन वर्किंग कंडीशन में है, जैसे इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन, बैंकिंग ओम्बुड्समैन और इनकम टैक्स ओम्बुड्समैन। लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 में आया था, ठीक है। ये बेसिकली करप्शन के मैटर टैकल करता है, ये बेसिकली करप्शन के मैटर देखता है और ये लोअर पब्लिक अथॉरिटीज़ से लेकर प्रधानमंत्री तक के करप्शन के मैटर को इन्वेस्टिगेट कर सकता है थ्रू इंटरनल इंक्वायरी विंग, सीबीआई और सीवीसी, ठीक है। वी हैव डिस्कस्ड ऑल दीज थिंग्स यस्टरडे। ट्रिब्यूनल्स के बारे में फिर हमने पढ़ा था कि ट्रिब्यूनल्स में क्या होता है, क्वाज़ी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होती हैं, ये क्वाज़ी जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं और ये स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस करते हैं और इसमें प्रोसीजर रिलैक्स होता है। नाउ वी कम टू सम मोर रिड्रेसल मैकेनिज्म, ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म, ओके। अगर हम इसको देखें तो देयर इज़ कमेटी ऑन पिटीशंस, पार्लियामेंट्री कमेटी। देखिए, कमेटी ऑन पिटीशंस इज़ अ पार्लियामेंट्री कमेटी, ये एक पार्लियामेंट्री कमेटी है। पार्लियामेंट्री कमेटी क्या होती है? देखिए, पार्लियामेंट्री कमेटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है इसके बारे में। पार्लियामेंट्री कमेटी वो कमेटी होती है जो कि हाउस के हर एक मिनिस्ट्री से रिलेटेड एक कमेटी होती है, एक एक्सपर्ट्स कमेटी होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर हम इसको ग्रीवांस से रिलेट करें तो इसके बारे में क्या दिया हुआ है कि दिस इज़ अ पार्लियामेंट्री कमेटी विच वर्क्स ऑन रिड्रेसिंग ग्रीवांसेस ऑन द पब्लिक। तो एक पार्लियामेंट्री कमेटी होती है जो कि पब्लिक के जो ग्रीवांसेस हैं उनको रिड्रेस करने का काम करती है, ठीक है। एंड अ सिटीजन कैन सबमिट पिटीशन टू सिक्योर रिड्रेस अगेंस्ट ग्रीवांसेस, और जो कोई भी सिटीजन जो है अपना ग्रीवांस सबमिट कर सकता है इस पार्लियामेंट्री कमेटी को और वो पार्लियामेंट्री कमेटी उसको शॉर्ट आउट करेगी। नाउ वी कम टू ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस, देखिए, आज के टाइम पर बहुत सारा सिस्टम ऐसा क्रिएट हो चुका है कि जिसके लिए एक पर्सन है जिसको ग्रीवांस है और वो कंप्लेंट करने जाता है, अगर वो ऑफलाइन मोड पे जाता है, एक रूरल एरियाज़ में अगर अब उसे अपने ग्रीवांस को शॉर्ट आउट कराना है, उसका सॉल्यूशन चाहिए, तो उसको दूर तक आना पड़ता है, ठीक है। जबकि हमारे पास अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ऐसे कई सारी चीज़ें आ चुकी हैं जिनका इस्तेमाल करके गवर्नमेंट ने ऐसा सिस्टम किया है कि आप अपने ग्रीवांस को या आप किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड कंप्लेंट को जो पब्लिक ग्रीवांस के अंदर आती है, आप उसको घर में बैठे बैठे ऑनलाइन आप कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हो, ठीक है, थ्रू डिफरेंट ऑनलाइन पोर्टल्स। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म एंड these mechanism which is given through online portals, okay, that is called e-governance to address public grievances। मतलब कि पब्लिक ग्रीवांसेस को ई गवर्नेंस के थ्रू टैकल करने का तरीका हो जा गया है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें कुछ नोटवर्दी एफर्ट्स देखते हैं, गवर्नमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट एफर्ट्स देखते हैं, गवर्नमेंट ने कुछ इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म देखते हैं क्या क्या इस्टेब्लिश किए गए हैं गवर्नमेंट के थ्रू। लेट्स सी, फर्स्ट वन इज़ CP ग्राम्स या फिर CPGRAMS, इसे कह सकते हैं सेंट्रल पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। ये एक इंटीग्रेटेड ऑनलाइन ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म है और इसे किसने डेवलप किया है? NIC यानी कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, और किसके साथ कोलैबोरेट करके? DARPG DPG, यानी कि दो नोडल एजेंसीज़ जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। इन दोनों नोडल एजेंसीज़ के साथ कोलैबोरेट करके नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने इसको डेवलप किया है, CPGRAMS को। और इसमें क्या कर सकता है एक सिटीजन? इसमें सिटीजन
अपनी कंप्लेंट को लॉन्च कर सकता है और उसकी कंप्लेंट कहाँ तक आगे बढ़ी इसका इसका स्टेटस वो देख सकता है। ये सिस्टम 2007 में इस्टेब्लिश किया गया था, यानी कि एक पर्सन अगर कंप्लेंट लॉन्च करता है और कंप्लेंट लॉन्च करने के बाद वो ये भी देख सकता है कि उसकी कंप्लेंट किस लेवल तक पहुंची, कहाँ तक गई आगे, उसे ट्रैक भी कर सकता है। ठीक है, उसके अलावा एक था प्रोएक्टिव, एक है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, मतलब प्रगति इसे कहा गया है। इसका जो एक्रोनिम है दैट इज़ प्रगति। ये एक मल्टी मॉडल एंड मल्टीपर्पज़ ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम है जो कि एनआईसी और पीएमओ ने मिलकर बनाया था। ठीक है, ये बेसिकली यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के आपस मतलब कि यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में आपस में कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन जो है इंक्रीज़ करता है, ताकि जो भी इस गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड ग्रीवांसेस हैं उनको ख़त्म किया जा सके या उनको कम किया जा सके। इसके बाद देखिए बेसिकली दो ऑनलाइन पोर्टल्स आते हैं, एक है ई निर्वाण और एक है निर्वाण। ठीक, ई निर्वाण क्या है? ई निर्वाण को लॉन्च किया था सीबीडीटी ने, दैट इज़ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। इसमें जो भी टैक्स पेयर्स होते हैं उनको अगर कोई ग्रीवांस है टैक्स से रिलेटेड डिपार्टमेंट से, ठीक है, अगर टैक्स पेयर को कोई शिकायत है किसी चीज़ की तो वो अपने ग्रीवांस को या अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं और उसे ट्रैक कर सकते हैं ई निर्वाण ऐप के थ्रू या ई निर्वाण पोर्टल के थ्रू। अब आता है दूसरा निर्वाण। निर्वाण भी एक ऑनलाइन पोर्टल है जो कि इंडियन रेलवेज़ ने 2016 में लॉन्च किया था। ठीक है, ये रेलवेज से रिलेटेड जो रेलवेज एम्प्लॉयज़ को अगर कोई ग्रीवांस है, वी आर टॉकिंग अबाउट जस्ट रेलवे एम्प्लॉयज़ यहाँ पर, और रेलवे एम्प्लॉयज़ के अलावा और हम किसी की बात नहीं कर रहे हैं। अगर रेलवे एम्प्लॉयज़ को रेलवेज अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई शिकायत है तो वो निवारण है, सॉरी इसका नाम, तो वो निवारण पर जाकर अपने ग्रीवांस को दर्ज करा सकते हैं और उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो पहला हमने देखा दैट इज़ ई निवारण, निर्वाण नहीं था, दैट इज़ निवारण। ई निवारण एंड निवारण दो तरह के थे। तो ई निवारण जो था वो सीबीडीटी ने लॉन्च किया था, टैक्स पेयर्स के लिए था, और निवारण जो है रेलवेज एम्प्लॉयज़ के लिए है। इसके अलावा एक ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म है माई गवर्नमेंट। हम सारा ई गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, जो भी इंटरनेट के थ्रू या जो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू हम ग्रीवांस को अपने सॉर्ट आउट करा सकते हैं, उन सारे मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं। माई GOV मीन्स गवर्नमेंट यहाँ पर। तो माई GOV क्या है? इसके थ्रू गवर्नमेंट कुछ इन्फॉर्मेशन, ये 2014 में लॉन्च हुआ था, और इसके थ्रू गवर्नमेंट कुछ इन्फॉर्मेशन डिसैमिनेट करती है, यानी कि उनका प्रचार प्रसार करती है और लोगों के पब्लिक ओपिनियंस देखती है। यानी कि मान लीजिए गवर्नमेंट को लगता है किसी डिपार्टमेंट में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन गवर्नमेंट इज़ नॉट श्योर अबाउट दिस, या फिर गवर्नमेंट ये जानना चाहती है कि उसे किस लेवल तक सुधारने की ज़रूरत है या किस डिग्री तक उसमें रिफॉर्म करने की ज़रूरत है किसी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में। तो गवर्नमेंट उससे रिलेटेड पब्लिक ओपिनियन लेती है इस ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू, और फिर उसमें जो वो देखती है जो ग्रीवांसेस हैं लोगों को, उसके तहत उसको ठीक करने की कोशिश करती है। इसके अलावा एक है इनग्राम। इनग्राम टॉक्स अबाउट इंटीग्रेटेड ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म। ये एक मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने जो खरीद फरोख्त में से रिलेटेड जो ग्रीवांसेस होते हैं, जो भी मतलब कि परचेजिंग एंड गुड्स के लिए या फिर सर्विसेज से रिलेटेड जो लोगों को ग्रीवांसेस होते हैं, उसके लिए एक इनग्राम नाम का ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया था गवर्नमेंट ने। ओके, नाउ वी विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ मेरा अस्पताल, माई हॉस्पिटल। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एप्लीकेशन है जो विच वॉज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इन 2017 एंड इट वॉज लॉन्च्ड अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन। आपने सुना होगा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का नाम। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंडर में 2017 में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने यानी कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक पोर्टल और एक ऐप लॉन्च किया था। ठीक है, और उसका नाम रखा था मेरा अस्पताल। इसमें क्या गवर्नमेंट ने किया है कि जो भी पेशेंट है वो, अगर कोई पेशेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट रहा है या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया है अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए, तो वहाँ पर उसे जो भी सर्विसेज मिलती हैं, जो भी बिहेवियर होता है एडमिनिस्ट्रेटिव, जो भी वहाँ पर स्टाफ का बिहेवियर होता है या जो भी उसे फैसिलिटीज़ मिलती हैं, वो उसका फीडबैक इस एप्लीकेशन में दर्ज करा सकता है। ठीक है,
इससे गवर्नमेंट को ये हेल्प मिलती है कि वहाँ की जो हेल्थ केयर सर्विसेज की क्वालिटी है वो गवर्नमेंट उसको इम्प्रूव कर सकती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की हेल्थ सर्विसेज क्वालिटी से, ठीक है। इसके अलावा अगर हम और भी देखें तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, दैट इज़ आरटीआई, ठीक है। आरटीआई 2005 में पास हुआ था, इसके बारे में आप लोगों को वैसे काफ़ी कुछ पता भी होगा। बट आरटीआई में क्या है, आरटीआई में बेसिकली ये सिटीजन्स को एम्पावर करता है, देश के नागरिकों को ये शक्ति देता है कि वो गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से लेकर उनकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के फंक्शन या जो भी अपने फंक्शंस वो एक्सरसाइज करते हैं उससे रिलेटेड वो एक एप्लीकेशन देकर ऑनलाइन मीडियम से या ऑफलाइन मीडियम से एक एप्लीकेशन देकर जो भी उन्हें इन्फॉर्मेशन चाहिए गवर्नमेंट फंक्शन से रिलेटेड वो उसको ले सकते हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स प्राप्त कर सकते हैं या फिर गवर्नमेंट वर्क को इंस्पेक्ट कर सकते हैं। इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जिन्हें हम बाद में देखेंगे। हम इसमें ये देखते हैं कि ये केवल सिटीजन्स को सिर्फ इस चीज़ के लिए एम्पावर नहीं करता है कि वो गवर्नमेंट के फंक्शंस को इन कहीं ना कहीं से आप कहेंगे गवर्नमेंट के फंक्शंस को जान सकते हैं, बल्कि कहीं आप ये भी कह सकते हैं कि ये एक ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी फिक्स करते हैं, ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करते हैं गवर्नमेंट फंक्शंस में, और गवर्नमेंट को एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाते हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स करते हैं, ठीक है। इसके अलावा सिटीजन चार्टर है। सिटीजन चार्टर टॉक्स अबाउट ये DARPG ने इसके थ्रू जो है इसको मतलब कि सिटीजन चार्टर को फॉर्मुलेट किया था और ऑपरेशनलाइज किया था इसको। इसका भी उद्देश्य पब्लिक सर्विसेज में ट्रांसपेरेंसी लाना था, ठीक है। सबसे पहले ये चार्टर यूके में 1991 में आया था, ठीक है, पब्लिक सर्विसेज से रिलेटेड, लेकिन इसमें लूप होल्स कम हैं, इसलिए ये पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं रहा। इसके अलावा हम देखेंगे ग्राम सभा। ग्राम सभा में क्या होता है, ये विलेज लेवल पे कंडक्ट किया जाता है और ये अदर टाइप्स ऑफ ग्रीवांस मैकेनिज्म की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। ये विलेज जो कम्युनिटी होती है उसके मेंबर्स को अगर कोई ग्रीवांसेस हैं तो ग्राम सभा को कंडक्ट किया जाता है ताकि उनके ग्रीवांसेस को एड्रेस किया जा सके। सीनियर सिटीजन एक्ट में इसी तरह जो भी सीनियर सिटीजन के ग्रीवांसेस होते हैं उनको एड्रेस करने के लिए इस एक्ट को पास किया गया था। उसी तरह जो भी वर्किंग वुमेंस हैं उनके जो भी ग्रीवांसेस हैं उनको एड्रेस करने के लिए हॉस्टल्स एक्ट पास किया गया था। सो दीज आर ऑल ग्रीवांसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म, ठीक है, और भी हैं, बट इसी तरह के सारे मिलेंगे आपको। तो ये गवर्नमेंट के थ्रू प्रोवाइड किया गया ग्रीवांस मैकेनिज्म है और इसके थ्रू पब्लिक ग्रीवांसेस को कम किया जाता है या उन्हें ख़त्म किया जाता है। सो वी विल डिस्कस द न्यू टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म आपका यहाँ ख़त्म होता है। ओके, थैंक यू।